हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर देखेंगे क्लास 10th में। इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी डिटेल हैं सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। तो एग्रीकल्चर एक प्रकार की साइंस है जो कि प्रैक्टिस करता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप को, जिसमें कि खेती की जाती है और जानवरों को भी पाला जाता है। भारत में जो एग्रीकल्चर है वो एक प्रकार की प्राइमरी एक्टिविटी है और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये जो है देश की इकोनॉमी में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो एग्रीकल्चर थी वो उसका जीडीपी में योगदान 55% के आसपास था। जैसे जैसे देश डेवलप होता है तो वहाँ पर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, प्राइमरी सेक्टर घटने लगता है। यही मानक है जो बताता है कि आपका देश डेवलप है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है। तो अब जो है धीरे धीरे सर्विस सेक्टर हमारे देश में आगे बढ़ रहा है और एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर पीछे जा रहा है, प्रोडक्शन में ज़्यादा जा रहा है, मगर जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो अब लगभग 17% के आसपास आ गया है। अच्छा, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, सबसे पहले कि एग्रीकल्चर की ज़रूरत क्या है, तो सब ये एक प्रकार से सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। जीवन चलाने के लिए 2/3 आबादी हमारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से जुड़ी हुई है। फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत होती है क्योंकि हमको ग्रेन्स चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, मिल्क चाहिए, मीट चाहिए। ये सभी जो चीज़ें हैं वो प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल जिससे कि इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाया जाएगा, चाहे वो कॉटन हो, शुगर केन हो, जूट हो या इस तरह के अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी हैं। वहीं पर कंट्रीब्यूट करता है ये नेशनल इनकम में, हमारी जीडीपी की ग्रोथ में ये कंट्रीब्यूट करता है और हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। भारत में जैसे दार्जिलिंग की जो चाय है वो अपनी खुशबू के लिए जानी जाती है, जो कि लगभग जो है सारी की सारी एक्सपोर्ट हो जाती है। वहीं पर कॉफ़ी है, स्पाइसेस हैं, कॉटन है, ये इन सब चीज़ों से हम लोग फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं। कई प्रकार की फार्मिंग जो है पाई जाती है। तो जो फार्मिंग है, पहली है प्रिमिटिव या सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये वो फार्मिंग है जो कि व्यक्ति अपने, जिनके जो खेत हैं वो छोटे हैं और वो सिर्फ अपने घर का जीवन चलाने के लिए ही खेती कर पाते हैं, उतना ही उसके अंदर उपजता है। तो इसमें ये सिंपल टूल्स का यूज़ करते हैं, मैनुअल वर्क करते हैं। सभी लोग घर के अंदर, घर के जो होंगे उसमें लगे रहते हैं। सिंपल टूल्स जैसे हो है, डिगिंग स्टिक्स है, और ये मानसून के ऊपर भी निर्भर रहते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये सिर्फ उतना उगा पाते हैं जितना ही खा सकते हैं, उतना ही ये उगा पाते हैं। अगला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये भी एक प्रकार की सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही है, जो कि फॉरेस्ट लैंड को साफ करके, जला करके एक खेत बना लिया जाता है और ये जो जला हुआ मटेरियल है वो वहाँ पर मिनरल्स का सोर्स बनता है। जो माइक्रो एलिमेंट है वहाँ बढ़ जाते हैं और क्रॉप जो है एक या दो साल वहाँ पर उगाई जाती है। इसके बाद इस ज़मीन को छोड़ करके आगे चले जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और कई जगह पे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी प्रैक्टिस की जाती है। हालांकि ये एग्रीकल्चर के ये ख़राब प्रैक्टिस है। इसके बाद दूसरी जो है वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, जहाँ पर डेंस पॉपुलेटेड एरिया होता है, स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है और यहाँ पर जो यूज़ ऑफ लेबर होता है ज़्यादा होता है, मगर यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है, कई सारी फसलें ली जाती हैं। लिमिटेड क्वांटिटी में मॉडर्न इनपुट भी यूज़ किए जाते हैं और इस तरह की जो खेती है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार में ऐसी खेती प्रैक्टिस की जाती है। कॉमर्शियल फार्मिंग जो होती है वो ऐसी फार्मिंग है जो कि मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्ट को फार्मिंग की जाएगी। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, जिसमें हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स होंगे, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मशीनरी का यूज़। इसमें जो खेत होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लार्ज लैंड होल्डिंग में ही ये की जा पाती है। इसके अलावा प्लांटेशन फार्मिंग भी होती है, जिसमें कि कई तरह की क्रॉप्स होती हैं। सिंगल क्रॉप ग्रोन की जाती है बड़े एरिया में और ये कैपिटल ओरिएंट करने के लिए होती है। इसमें साइंटिफिक मेथड यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी और रबड़ जो होते हैं, इस प्रकार के प्लांटेशन होते हैं, जिसे असम, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में की जाती है। क्रॉपिंग सीजन की बात करें
तो सीजन के हिसाब से एक जो पहला जो सीजन है वो है खरीफ का। खरीफ की जो फसलें हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं और इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है सितंबर अक्टूबर में की जाती है। इसको हाई टेम्परेचर और रेनफॉल की ज़रूरत होती है। इसमें राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, ज्वार जैसी फसलें होती हैं और ये पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में खूब की जाती है। रबी की फसल जो है दूसरी वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का लगाई जाती हैं, मार्च से लेकर अप्रैल तक काट ली जाती हैं, हार्वेस्ट कर ली जाती हैं। इसको ठंडे सीजन की, ठंडे क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। रेनफॉल जो होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इसको जो है रेनफॉल मिल पाता है थोड़ा बहुत। वीट, बार्ली, मस्टर्ड, ग्राम ये सब फसलें हैं, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन सब जगहों पर की जाती है। जायद की फसल है जो कि रबी और खरीफ के बीच में की जाती है। ये वो समय होता है जहाँ पर दोनों ही फसलें नहीं हो रही होती हैं। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसमें वाटरमेलन, कुकुम्बर और वेजिटेबल्स इसमें उगाई जाती हैं। भारत की जो मेजर क्रॉप्स हैं वो स्टेपल फूड जो है, स्टेपल फूड इन इंडिया, इसको सबसे पहला होता है राइस, जो कि सबसे ज़्यादा जो है उगाया जाता है। इसको हाई टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। ये पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में की जाती है। वहीं पर वीट जो है वो सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जो कि कूल ग्रोइंग सीजन में होती है, ब्राइट सनलाइट चाहिए होती है हार्वेस्टिंग के लिए। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में की जाती है। मिलेट्स जो होती हैं, मिलेट जो होती है ये कोरस ग्रेन्स होते हैं, इसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये सारी फसलें आती हैं। इसको कम रेनफॉल की ज़रूरत होती है मगर न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, फाइबर पाए जाते हैं। ये राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाई जाने वाली फसलें हैं। वहीं पर कैश क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन, ये ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती हैं, इनको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। इसमें जो रॉ मटेरियल जो शुगर के लिए, जैगरी के लिए, एथेनॉल के लिए से जो है शुगर केन से ही मिलता है। ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में की जाने वाली खेती है। कॉटन जो होता है ये फाइबर क्रॉप है, इसको हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और ब्लैक सॉइल की ज़रूरत होती है जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में उगाई जाती है। जूट की जो फसलें हैं इसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं, हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और ये जो है वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर होती है। इससे बैग, रस्सी, मैट बनाए जाते हैं। प्लांटेशन क्रॉप जो होती हैं इसमें जैसे कि टी है, इसको वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है मगर स्लोपिंग सॉइल, स्लोपिंग लैंड चाहिए होती है, पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी रुकने पर इनकी जड़ें सड़ जाती हैं। असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में ये की जाती है। दार्जिलिंग कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसकी खेती की जाती है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म जो है आए हैं आजकल, तो जो तकनीक के रिफॉर्म आए हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इसमें हाई यील्डिंग सीड वैरायटी यूज़ की जाने लगी, इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाए गए, केमिकल फर्टिलाइजर और मॉडर्न मशीनरी का यूज़ होने लगा। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो थे, लैंड रिफॉर्म हुए, भूमि सुधार हुआ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP कि किसी की सामान को, किसी भी फसल को इससे कम कीमत पे नहीं खरीदा जा सकता जिससे कि किसानों को नुकसान ना हो। क्रॉप का इंश्योरेंस और सब्सिडीज़ भी दी जाने लगी। वहीं पर किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे कि किसान को खेती के लिए जब ज़रूरत हो तो पैसा निकाल सके, उसकी व्यवस्था की गई। ग्लोबलाइजेशन में एग्रीकल्चर का क्या योगदान रहा, तो जो फार्मर्स हैं वो बहुत सारा कंपटीशन फेस करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में और चीप जो है इंपोर्ट्स इफेक्ट करता है इंडियन फार्मर को। जो है नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है। इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि इंडियन एग्रीकल्चर फेस करता है। वो प्रॉब्लम हो सकती है मानसून के ऊपर निर्भरता और छोटी छोटी लैंड होल्डिंग। इसके अलावा जो सॉइल है वो डिग्रेड कर रही है, ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र की हो रहा है और जो फार्मर की इनकम है वो कम होती जा रही है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो होता है वो इस प्रकार का मेथड है जिसमें कि इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना फसल को ले लेना। ये मेथड हो सकती हैं इसमें क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज़र, इफ़िशिएंट इरिगेशन और मिक्स्ड फार्मिंग का इसमें यूज़ किया जाता है। थैंक यू।